बच्चों गुड आफ्टरनून। मेरा नाम हितेश गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। वी नो दैट all the planets go around the sun, the moon goes around the earth, and in all these cases there must be some force acting on the objects, the planets and on the moon. Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these. This force is called the gravitational force. कहने का अर्थ क्या है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे प्लैनेट या सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो हमारा चंद्रमा है, जो मून है, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इन सभी केसेस में इन ऑब्जेक्ट जैसे हमारा प्लैनेट है और मून है, एक फोर्स कार्य करता है। और इसाक न्यूटन इस बात को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज कौन सा वो फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशनल। तो हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल। वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स रीचेस ए सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो अर्थ के चारों चक्कर लगाता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी हाइट पे फेंकते हैं तो क्या होता है, वो सर्टेन हाइट तक जाता है और फिर नीचे की तरफ आ जाता है। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री एन एप्पल फेल्स ऑन इन हिम। द फॉल्स ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। ऐसा कहा जाता है कि एक बार न्यूटन जब किसी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एक एप्पल उनके सर पे आके गिर गया और उन्होंने उनको ये सोचने को मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों है कि एप्पल नीचे ही आया, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एप्पल ऊपर की तरफ चला गया। He thought that if the earth can attract an apple, can it not attract the moon? उन्होंने सोचा कि जब अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या ये मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती? इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस? क्या दोनों ही केस में, चाहे एप्पल का केस हो और चाहे मून का केस हो, एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ही कंजेक्टेड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। और उन्होंने अनुमान लगाया कि नहीं, दोनों ही केस में एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन ए स्ट्रेट लाइन। इन्होंने कहा कि जब मून अर्थ के चारों चक्कर लगाता है तो वो एवरी पॉइंट पर अर्थ की तरफ गिरता है। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है कि उसका जो अर्थ है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन हम वास्तव में उसको पृथ्वी की तरफ गिरते हुए नहीं देख पाते। इसी चीज़ को समझने के लिए आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं। नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, रिलीज द थ्रेड, अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन। इसने क्या करने की कोशिश की, हमने इसके बारे में बात करते हैं। इसने कहा धागे के एक टुकड़े को लीजिए, इसके एक सिरे पर एक छोटा सा पत्थर बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को हाथ से पकड़िए और पत्थर को एक सर्कुलर पाथ में घुमाइए जैसा कि चित्र में घुमाया गया है। पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब हमें देखना है कि पत्थर का डायरेक्शन क्या है। अब क्या करें, अब धागे को छोड़ दीजिए और फिर देखिए कि पत्थर की गति की दिशा क्या है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड द स्टोन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद ए सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। तो हमने नोट किया कि धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है।
द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। और डायरेक्शन के चेंज होने से दो चीज़ों में परिवर्तन होता है। किस में होता है? एक तो वेलोसिटी में परिवर्तन होता है और दूसरा किस में होता है? एक्सीलरेशन में परिवर्तन होता है। द फोर्स दैट काजेज दिस एक्सीलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवार्ड्स द सेंटर। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल, मीनिंग सेंटर सीकिंग फोर्स। तो हमने क्या देखा कि जिस फोर्स के कारण यह एक्सीलरेशन होता है तथा जो वस्तु को सर्कुलर पाथ में गतिशील रखता है वह फोर्स कहाँ लगता है? सेंटर की ओर से लगता है। और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्लियर है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसका हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स हम उसको कहते हैं कि जब हमारा फोर्स कहाँ से लगता है? हमारे सेंटर से लगता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। आगे बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। क्या अगर ये सेंटर से फोर्स नहीं लग रहा होता तो जो पत्थर जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता, बल्कि क्या होता? वो सीधी स्ट्रेट लाइन में करता। जैसा कि अगर हम इस फिगर में देखें, फिगर हम क्या देख पाते हैं कि ये हमारा सर्किल है। तो अभी तो सर्कुलर पाथ में पत्थर मूव कर रहा है, लेकिन अगर इसमें सेंटर से फोर्स नहीं लग रहा होता तो ये क्या होता है? ये टेंजेंट होता है, इसको स्पर्श करता, सीधी रेखा निकल जाती। और जब भी सर्कल से कोई लाइन किसी बिंदु से टच करके निकलती है उसे बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्किल। तो क्लियर है? तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज द हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो आगे हमारा बोल रहा है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इससे हमें क्या मालूम चला? हमें मालूम चला कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो होती है इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स पृथ्वी के अट्रैक्शन फोर्स के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई फोर्स ना हो तो जो हमारा मून है वो एक समान गति से सरल रेखीय पाथ पर चलता रहेगा, यानी सीधी रेखा में चलता रहेगा। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी हमने क्या देखा कि जो हमारा मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है वो किस कारण लगाता है? वो लगाता है ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर बच्चों? अब हमारा एक सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? इट इज सीन दैट ए फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवार्ड्स एन एप्पल। वाई? इसका क्या अर्थ हुआ कि यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए क्यों नहीं देख पाते? तो इसका उत्तर हम आगे देखते हैं। तो इसका उत्तर है, आप इसका आगे पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। एज पर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए गिवन फोर्स एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी फोर्स के लिए जो एक्सीलरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होता है? मास के। और द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द अर्थ। और हम जानते हैं कि जो एप्पल का जो मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवार्ड्स द एप्पल। और यही कारण है कि हम पृथ्वी को एप्पल की तरफ मूव करते नहीं देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द planets go around the sun. By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun
and the planet. From the above facts, Newton concludes that not only does the earth attract an apple and the moon, but all the objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called the gravitational force. तो इसमें क्या कहा गया है? बोला हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम ये कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच में भी एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड या ऑब्जेक्ट एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में ऑलवेज एक फोर्स कार्य करता है और जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद ए फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them. The force is along the line joining the center of the two objects. इसने क्या कहा? इसने ये कहा आपसे कि यूनिवर्स के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, मान ली एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मान ली कैपिटल M मास है, इसका मास क्या है? स्मॉल m है, और इनके बीच की दूरी क्या है? d है। तो जो हमारा फोर्स होगा वो किसके होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? दोनों के मास के गुणनफल के बराबर होगा। और सेकंड क्या होगा कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो इनके बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमें क्या मिला? एक इक्वेशन ये मिल गई और एक इक्वेशन ये मिल गई। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला दें तो क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू M अपॉन D स्क्वायर। ये क्या है? स्मॉल m है, तो ये है कैपिटल M। और हम जानते हैं कि अगर हम प्रोपोर्शन निशान हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हमें अब अगर बराबर निशान लगाते क्या लगेंगे? कैपिटल G क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट हो जाएगा और हमारा एक फार्मूला तैयार हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे F इक्वल टू G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर। हम कैपिटल M और स्मॉल m की जगह M1 और M2 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट के मास हैं। यहाँ हमने मान लिया कि पहले ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M है और दूसरे का स्मॉल m है। हम चाहे तो पहले ऑब्जेक्ट का M1 भी मान सकते हैं और दूसरे का M2 भी मान सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है कि अगर मास बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट के मास बढ़ेंगे तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, ऑब्जेक्ट के मास घटेंगे तो फोर्स भी क्या होगी? कम लगेगी। इन्वर्सली का प्रोपोर्शनल क्या अर्थ होता है कि अगर ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम लगेगा, और अगर ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी घटेगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो ये होता है हमारा अर्थ होता है इनका कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? एक ग्रेविटेशनल क्वेश्चन लगाया जो क्या था हमारा? कैपिटल G था, और इसका मान फिक्स होता है। तो कैपिटल G का मान क्या होता है? तो कैपिटल G का मान होता है हमारा, ये फिक्स होता है, G का मतलब 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट कहती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg की पावर -2। ठीक है, अब ये यूनिट कहाँ से आई होगी? तो हम बताते हैं यूनिट कहाँ से होगी। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था F इक्वल टू G M इंटू M अपॉन D स्क्वायर। तो G की वैल्यू क्या होगी? G की वैल्यू होगी F इंटू D स्क्वायर अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m। F यूनिट क्या हुई? न्यूटन, D स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है? kg इंटू kg यानी kg का
स्क्वायर। तो हमारी जो कैपिटल जी हो गया उसका मान होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए भी, तो हमें इसको ध्यान रखना है।